हैमलेट एक प्ले है, इसको आप एक ड्रामा भी कह सकते हैं, जो कि लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। आइए इसकी समरी को देखते हैं। एक काली अंधेरी सर्द भरी रात में एक गोस्ट जो दीवार की मुंडेरें होती है ना, उस पे घूम रहा था। लेकिन वो क्या था, वो एक महल था जिस कैसल का नाम था एलिसनोर कैसल, जो कि डेनमार्क में है। उस किले के जो ऊपर जो दीवारें होती है ना, उसके ऊपर एक सर्द भरी काली अंधेरी रात में एक गोस्ट घूम रहा था, जिसको सबसे पहले दो वॉचमैन ने देखा। जैसे एक जो भी किला होता है, वहाँ किसी ना किसी की तो ड्यूटी लगा रखी होती है ना, तो दो वॉचमैन थे। उन वॉचमैनों ने उसे पहले देखा। उसके बाद एक स्कॉलर कौन होते हैं, जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या कोई पढ़ाई कर रहे होते, तो एक स्कॉलर जिसका नाम था होरेशियो, उसने देखा। तो ये जो गोस्ट था, ये अभी अभी जो राजा मरा था जिसका नाम हैमलेट था, उसके जैसा लग रहा था। इस राजा का जो भाई था उसका नाम था क्लोडियस, जिसने इस राजा के मरने के बाद इसकी गद्दी ले ली थी और इसकी वाइफ से शादी कर ली थी। और इस क्वीन का नाम था क्वीन जर्ट्रूड। तो इन लोगों ने जो राजा अभी अभी मरा था, उसका जो बेटा था ना हैमलेट, प्रिंस हैमलेट, उसको कहा कि तू हमें एक गोस्ट दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल तुम्हारे पिता राजा हैमलेट की तरह दिखता है। तो जो प्रिंस हैमलेट है वो उस गोस्ट को देखने गया। जो गोस्ट होता है वो प्रिंस हैमलेट से बात करता है और उसको बताता है कि उसकी हत्या उसी के भाई क्लोडियस ने की है और उसकी मृत्यु के बाद उसने उसकी वाइफ जर्ट्रूड से भी शादी कर ली। तो प्रिंस हैमलेट, मेरी मृत्यु का तुम्हें बदला लेना है। और ऐसा कहकर जो गोस्ट होता है वो जो है डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद जो प्रिंस हैमलेट होता है वो खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, और उसके दिमाग में बदले के ही थॉट चलने लग जाते हैं। प्रिंस हैमलेट जो है वो कंटेम्पलेटिव होता है, यानी चिंतनशील होता है, सोच कर काम करने वाला इंसान होता है। तो इसलिए वो थोड़ा डिले करता है बदला लेने में। वो एक डीप मेलंकली में चला जाता है, यानी एक गहरी उदासी में चला जाता है और थोड़ा पागल हो जाता है। तो जो क्लोडियस और जर्ट्रूड होते हैं, यानी उसकी माँ और उसका जो चाचा होता है जो अब उसका पिता बन गया था, तो दोनों के दोनों क्लोडियस और जर्ट्रूड अब चिंतित होते हैं कि ये प्रिंस हैमलेट इतना इरेटिक अजीब बिहेवियर क्यों कर रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है। वो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो हैमलेट के पीछे उसकी जांच पड़ताल के लिए उसके दो दोस्तों को लगा देते हैं। उसके दोस्तों का नाम था रोजनकर्ट्स और गिल्डनस्टन। तो वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि लॉर्ड चैम्बरलेन होता है, जिसका नाम होता है पोलोनियस। वो हैमलेट जो क्लोडियस राजा होता है, वो उसको सजेस्ट करता है कि शायद जो प्रिंस हैमलेट है ना, ये इसलिए ऐसा पागल पागल लग रहा है क्योंकि ये मेरी जो बेटी है ओफिलिया, उससे प्यार करता है। तो क्लोडियस जो है एग्री करता है कि हैमलेट के पीछे स्पाई लगा देते हैं, देखते हैं कि वो ओफिलिया के साथ क्या बातें करता है, जिससे पता चल जाएगा क्या वो ओफिलिया के पीछे ही पागल है या उसका कोई पागल होने का और रीज़न है। लेकिन उन्होंने पाया कि हैमलेट जो है मैड ही नज़र आ रहा था उससे बात करता हुआ भी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो ओफिलिया से प्यार नहीं करता। वो उसको कहता है कि तुम ननरी को ज्वाइन कर लो, और वो डिक्लेयर करता है कि वो मैरिजेस को बंद करवाना चाहता है, मतलब बैन ही करवा देना चाहता है। अब उस महल का नाम जो एलिसनोर नाम का जो महल था, वहाँ पर अब एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स आता है जो कि कुछ परफॉर्म करने वाले थे। क्योंकि राजमहलों में तो लोग आते ही रहते हैं परफॉर्म करने के लिए, ताकि वो परफॉर्म करेंगे, राजा को अच्छा लगा तो उनको कुछ मिलेगा। और हैमलेट सोचता है कि ये सही मौका है ये देखने का कि जो उसका अंकल है क्या वही इस चीज़ के पीछे शामिल है, यानी उसके पिता की हत्या के पीछे क्या उसी का अंकल क्लोडियस है। तो जो प्रिंस हैमलेट होता है वो प्लान करता है कि जिस तरीके से क्लोडियस ने उसके पिता को मारा प्लानिंग बना के, अब वही प्लानिंग जैसे जैसे मारा था इन ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, ये जो एक्टर थे, इनके द्वारा परफॉर्म करवाएगा स्टेज पे। और जब इस परफॉर्मेंस को
क्लोडियस देखेगा तो अगर वो गिल्टी हुआ तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, और ऐसा ही हुआ। जब स्टेज पर सब परफॉर्म करने लग रहे थे तो जैसे ही क्लोडियस ने वो सीन देखा जिस तरीके से उसने अपने भाई को मारा था, तो उसको गुस्सा आया और वहाँ से उठकर चला गया। ये देखकर जो प्रिंस हैमलेट था और उसका जो दोस्त था स्कॉलर होरेशियो, उन दोनों को यकीन हो गया कि क्लोडियस ही उसके पिता उसके पिता जो हैमलेट था उसका मृत्यु का कारण है। तो वो दृढ़ निश्चय कर लेता है, जो प्रिंस हैमलेट होता है वो अब दृढ़ निश्चय कर लेता है क्लोडियस को मारने का। तो जब वो क्लोडियस को मारने जाता है तो क्लोडियस उस टाइम जो है प्रेयर कर रहा होता है। तो जो प्रिंस हैमलेट होता है वो सोचता है कि अगर मैंने इसको प्रेयर करते टाइम मारा तो ये सीधा स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि ऐसी मतलब जो रिलीजन है वो ऐसा कहता है कि कोई भी अपने मृत्यु के समय भगवान को याद करता है तो वो भगवान के पास जाता है। तो इसलिए ये उसको प्रेयर के टाइम नहीं मारना चाहता था। तो वो अभी वेट करता है, और क्लोडियस इस चीज़ को देख के कि उसका जो प्रिंस हैमलेट है उसको मारने के पीछे उतारू है, तो वो अपनी सेफ्टी के चक्कर में वो हैमलेट को कहता है कि इसको इंग्लैंड भेज दो। अब इसी दौरान क्या होता है, हैमलेट अपनी माँ के कमरे में जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए उनके बेडरूम में। वहाँ वो पाता है कि एक टेपेस्ट्री यानी पर्दों के पीछे कोई छुपा हुआ था। तो वहाँ से किसी के हिलने की आहट आई, तो प्रिंस हैमलेट को लगा कि ये ज़रूर क्लोडियस होगा, लेकिन वहाँ पोलोनियस था। पोलोनियस वही आदमी है जिसकी लड़की के साथ जो वो कह रहा था कि मेरी लड़की से प्यार करता है प्रिंस हैमलेट। तो वो बिना देखे उसको तलवार से मार देता है। फिर बाद में उसे पता चलता है वो क्लोडियस नहीं था, वो तो पोलोनियस था। तो अब इसी क्योंकि उसने पोलोनियस का कत्ल कर दिया था, जो तो किंग क्लोडियस है वो प्रिंस हैमलेट को उसके दोनों दोस्त रोजनकर्ट और गिल्स्टन के साथ इंग्लैंड में भेज देता है। लेकिन उसको इंग्लैंड भेजने के पीछे जो क्लोडियस होता है उसका ये रीज़न होता है कि वो जो वहाँ इंग्लैंड का जो किंग है वो उसको पहले से ही ऑर्डर देता है कि हैमलेट आ रहा है और उसकी मृत्यु कर देना। तो पोलोनियस की मृत्यु के बाद उसकी जो बेटी थी ओफिलिया, वो अपने पिता की मृत्यु को सहन नहीं कर पाई, वो पागल हो गई, वो ग्रीफ में दर्द में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वो रिवर में डूबकर उसने अपनी हत्या कर ली। पोलोनियस का बेटा था तो पोलोनियस का जो बेटा था यानी पोलोनियस, उसकी बेटी ओफिलिया, और जो ओफिलिया का भाई था पोलोनियस का बेटा था लेटर्स, जो कि फ्रांस में पढ़ रहा था। वो डेनमार्क वापस आता है अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। जो क्लोडियस होता है वो उसको कन्विंस कर लेता है कि हैमलेट ही जिम्मेदार है तुम्हारी पिता और बहन की मृत्यु का। अब जो राजा क्लोडियस होता है उसके पास एक संदेश आता है कि जो प्रिंस हैमलेट है उसका दोस्त कि जो प्रिंस हैमलेट है वो वापस आ रहा है। ये संदेश क्लोडियस और उसका हैमलेट का जो दोस्त होता है होरेशियो उसके पास आता है, ये कहकर कि भाई जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो रास्तों में समुद्री डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया था, और जैसे तैसे प्रिंस हैमलेट अपनी जान बचाकर डेनमार्क वापस आ रहा है। तो क्लोडियस ने सोचा लेटर्स का जो बदला लेने का जो उसमें चाहत है उसको वो मतलब कन्वर्ट करना चाहता था हैमलेट की डेथ करवाने के लिए। तो अब जो किंग क्लोडियस होता है वो प्लान बनाता है कि मैं लेटर्स और प्रिंस हैमलेट की एक परफेक्ट स्पॉट पर एक तलवार से लड़ाई करवाऊंगा। लेकिन वो एक प्लान बनाता है कि वो जो लेटर्स है उसकी तलवार पर जहर लगा देगा। जब लेटर्स की तलवार प्रिंस हैमलेट के शरीर पर लगेगी तो वो जो जहर है उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर देगा और वो मर जाएगा। और बैकअप प्लान के लिए कि भाई क्या पता हैमलेट को जो है चोट ना लगे, तो वो फिर कहता है कि जब हैमलेट अगर जीत गया तो वो जीतने के बाद एक प्याले में, जिसको गोबलेट कहा जाता है, उसमें शराब दी जाती है। तो वो कहता है अगर वो जीत गया तो मैं उसको गोबलेट में शराब में जहर मिलाकर दे दूँगा। तो वो ये प्लान बनाता है। तो इतने में ही जब ओफिलिया का फ्यूनरल चल रहा होता है तो हैमलेट वहाँ पर आता है। वो लेटर्स पर अटैक करता है और उससे कहता है कि मैं उसे हमेशा से ही प्यार करता था। और इतने में ही एक जो फुलिश कोर्टियर होता है जिसका नाम ओसरिक होता है, वो क्लोडियस के आदेश पर एक मैच रखवाता है हैमलेट और लेटर्स के बीच में। तो जब लेटर्स और हैमलेट की लड़ाई हो रही होती है तो हैमलेट पहला वार कर देता है। तो किंग उसको वो प्याला ऑफ़र करता है, गोबलेट ऑफ़र करता है, लेकिन प्रिंस हैमलेट उसको पीने से मना कर देता है।
लेकिन उसकी जगह जो उसकी माँ जर्ट्रूड थी, जो मैच देख रही थी, वो पी लेती है और पॉइजन उसके अंदर चला जाता है और वो मर जाती है। अब जो लेटर्स होता है वो भी हैमलेट को ज़ख्मी कर देता है, लेकिन पॉइजन उसके अंदर लग तो जाता है, लेकिन हैमलेट एकदम से नहीं मरता। तो जब लेटर्स हैमलेट को ज़ख्मी कर देता है, उससे पहले वो खुद भी अपनी तलवार से ज़ख्मी हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत होने ही वाली होती है। और वो साथ ही साथ ये रिवील कर देता है कि तुम्हारी माँ जर्ट्रूड की हत्या के पीछे इस क्लोडियस का ही हाथ है। उसके बाद जो लेटर्स है वो मर जाता है। हैमलेट जो है वो क्लोडियस के ऊपर हमला करता है जहर वाली तलवार से, और हमला करने के बाद उसको वही पॉइजन वाली वाइन पीने के लिए कहता है जिसमें उसने खुद जहर मिलाया था। ऐसा करने के बाद जो क्लोडियस है वो भी मर जाता है, और थोड़े ही समय के बाद जो हैमलेट है वो भी एकदम से मर जाता है क्लोडियस को मारने के बाद। इस मूवमेंट पे नॉर्वेजियन प्रिंस, जिसका नाम था 14 ब्रास, तो जो 14 ब्रास होता है, ये अपनी इस लड़ाई से पहले ही अपनी आर्मी को डेनमार्क में लेकर आ चुका होता है, पोलैंड पर हमला कर देता है और अपने एम्बेसडर के साथ एंटर करता है इंग्लैंड से उस जगह पर, जो कि बताता है कि जो रोजनकर्ट्स है और गिल्स्टन है वो मर चुके हैं। तो जब वो अपना किंगडम ले लेता है तो होरेशियो हैमलेट को सारी स्टोरी बताता है और उसको हैमलेट की ट्रेजिक स्टोरी बताता है 14 ब्रास को। और 14 ब्रास फिर कहता है कि हैमलेट की वैसे ही उसको जो है उसकी अंतिम क्रिया करी जाए जैसे एक सोल्जर की होती है। अब हम देखते हैं एक्ट 1 सीन 1। तो फर्स्ट सीन में क्या होता है, वही एलिसनोर कैसल होता है। एक घनी काली रात होती है, सर्द भरी रात होती है। डेनमार्क में ये सब सेटिंग हो रखी है। एक ऑफिसर होता है, जैसे कि एक महल होता है, उसमें कुछ बड़े लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, कुछ छोटे वॉचमैन होते हैं। तो एक ऑफिसर जिसका नाम बर्नार्डो होता है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर एक वॉचमैन की ड्यूटी लगा रखी थी। वहाँ पर वो बर्नार्डो को रिलीव करने आता है क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली थी। अब उसकी जगह दूसरे वॉचमैन को आना था, तो वो उसको फ्री करने आया था कि भाई अब तू जा, दूसरा वॉचमैन आने वाला है। तो इतने में ही वो उसको भाई फ्री करने आ रहा था। दोनों, जो बर्नार्डो और वो जो वॉचमैन था, उनको एक आहट सुनाई देती है, लेकिन अंधेरा इतना था कि कोई भी किसी को देख नहीं पा रहा था। बर्नार्डो को किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ उनकी तरफ चलते हुए आ रही थी। वो आवाज़ लगाते हैं कि वहाँ कौन है। फिर दोनों को पता चलता है कि जिनकी उन्हें आवाज़ सुनाई दे रही है वो भी एक वॉचमैन है जिसकी ड्यूटी अब लगानी है। सर्द भरी रात थी, जो वॉचमैन था वो थका हुआ था। जो पहले वाला वॉचमैन था उसने कई घंटों की अपनी ड्यूटी कर ली थी और अब वो प्रिपेयर कर रहा था घर जाने की और सोने की। अब जो ऑफिसर था बर्नार्डो, और जो पहला वॉचमैन था वो तो वहाँ से चला जाता है। दूसरा वॉचमैन जो आया था उसका नाम मर्सिलस होता है, और जो प्रिंस हैमलेट का दोस्त होता है होराशियो, वो दोनों बर्नार्डो के पास आ जाते हैं। अब जो बर्नार्डो जो ऑफिसर होता है वो, और जो वॉचमैन होता है मर्सिलस, वो दोनों प्रिंस हैमलेट का जो दोस्त था होरेशियो से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तू थोड़ी देर हमारे साथ रह, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ देखा है। वो धीरे धीरे उसको बताते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद कोई 2 रातों से उनको एक प्रेत दिखने लग रहा है, और वो होरेशियो को भी वही दिखाना चाहते हैं। और वो बताते हैं कि जो गोस्ट उनको दिख रहा है वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जो हमारे महल के राजा अभी अभी मरे थे उनके जैसा। और वो गोस्ट पिछली रात को आया था, जो किले की जो दीवारें हैं उस पर उनको घूमता हुआ दिखाई दिया था वो गोस्ट। होरेशियो एक स्पेक्टिकल टाइप का इंसान है, यानी उसको संदेह हुआ तो वो वहीं रुका। इतने में ही गोस्ट अपीयर हो जाता है, और ऐसे अपीयर होता है और सडनली चला भी जाता है। इतने में ही जो होरेशियो होता है वो उस गोस्ट को पहचान जाता है। वो पहचान जाता है कि ये तो जो किंग हमारे मरे हैं अभी अभी, उन्हीं का ही गोस्ट है। तो वो देखता है कि जो गोस्ट था उसने सेम आर्मर, यानी जो लड़ाई में पोशाक में पहनते हैं ना, लोहे का बना हुआ, वो ही पहन रखी थी। जब जो हैमलेट थे वो नॉर्वेजियन भाई नॉर्वे के साथ जब लड़ाई हुई थी, जब उन्होंने पहना था वही उन्होंने अभी भी आर्मर पहन रखा था। जब पोल्स के साथ लड़ाई हुई थी उन्होंने, जब वो अपने फ्राउन यानी कि जो हैंड पे जो कवच होता है जिस टाइप का, वो पहन रखा था, वो ही इन्होंने गोस्ट के रूप में पहन रखा है।
होरेशियो ये भी बताता है कि इस तरीके से गोस्ट का दिखना वो भी इस लड़ाई वाले कवच में एक संकेत है कि डेनमार्क पर एक मिसफॉर्चून खतरा आने वाला है, क्योंकि उसे ये पता था कि जो हैमलेट था उसने जो लैंड था, जो नॉर्वेजियन लैंड था, यानी कुछ लैंड था जो नॉर्वे को बिलोंग करता था, उसने उसको हड़प लिया था यानी जीत लिया था। और वहाँ नॉर्वे का राजा कौन है? फोर्टिनब्रास। और जो होरेशियो वो ये भी बताता है कि जो नॉर्वे का अभी यंग प्रिंस है ना, जिसका नाम फोर्टिनब्रास है, वो भी हमला करने के लिए हम पर तैयारी कर रहा है। जो गोस्ट होता है वो दोबारा दिखने लगता है, इसी चीज़ को मैटेरियलाइज कह देते हैं। दो गोस्ट दोबारा अपीयर होता है। होरेशियो गोस्ट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गोस्ट कुछ नहीं करता, साइलेंट रहता है। तो जैसे ही सुबह होती है, मुर्गे की बांग के साथ सुबह होती है, वो गोस्ट भी डिसअपियर हो जाता है। और होरेशियो कहता है मैं ये सारी बातें प्रिंस हैमलेट को बताऊंगा, और अगर ये जो प्रेत उनको दिख रहा है, अगर ये सच में किंग हैमलेट का है, तो वो ज़रूर प्रिंस से बातें करेगा। अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं। हैमलेट जो ये प्ले है ये 1600 में लिखा गया था। ये उस टाइम लिखा गया था जब क्वीन एलिजाबेथ वन का शासन था, जो कि अपने 60s में थी और 40 साल हो गए थे उसे राज करते करते। तो जो ये क्वीन एलिजाबेथ वन थी, इसने शादी करी नहीं थी, तो सबको ये था कि इसकी मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा। सबके अंदर एंग्जाइटी थी, और एलिजाबेथ के खुद के भी कोई बच्चे नहीं थे। जो स्कॉटलैंड का मतलब एक ही इनका जो इनके खून से रिलेटेड कोई रॉयल ब्लड होगा, वो जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड था, जो कि बेटा था मैरी का, जो कि क्वीन ऑफ स्कॉट्स थी। लेकिन एलिजाबेथ की इन लोगों के साथ बनती नहीं थी, इनके साथ पॉलिटिकल फ्रैक्शन रहता था, अपोज ही रहते थे एक दूसरे से। तो जब एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई 1603 में, तो जेम ने ही थ्रोन पर वो बैठा था और किंग जेम्स वन बना था। शेक्सपियर के प्ले में हम देखते हैं कि जो गद्दियों का जो शासन है, एक मोनार्क से दूसरे मोनार्क के पास पावर जा रही है, इसमें भी हमें वही देखने को मिलेगा। इस प्ले में हमको अनसर्टेनिटीज देखने को मिलेगी, यानी कभी कुछ भी हो सकता है। बिट्रेयल्स देखने को मिलेंगे, कोई किसी को भी मार रहा है। अपहीवल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि उथल पुथल देखने को मिलेगी। शिफ्ट इन पावर देखने को मिलेगी, यानी कभी पावर किसी के पास है, कभी किसी के पास है। हमें एनेक्साइटी देखने को मिलेगी, फियर देखने को मिलेगा, जो कि जिसने लोगों को घेर रखा है। तो इसमें जो राजा होता है उसकी मृत्यु हो गई होती है, उसके भाई ने ही उसकी मृत्यु कर दी गई होती है। जो किंगडम के लोग होते हैं वो दुख में होते हैं, किसी को नहीं पता अब नेक्स्ट कदम क्या लेना चाहिए, अब किले की रक्षा कौन करेगा। किंग हैमलेट की जो डेथ थी वो ये इंडिकेट कर रही थी कि नेचर में एक अनबैलेंस क्रिएट हो गया है। तो जो होरेशियो होता है वो एक स्पेक्टिकल काइंड का इंसान होता है, एजुकेटेड होता है, गुड ह्यूमर होता है, इंटेलिजेंट होता है, सुपर नेचुरल इवेंट में विश्वास नहीं रखता। वो कहता है टच डस्ट इट विल नॉट अपीयर, कि भाई नहीं कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। तो वो जब तक उसको अपनी आंखों से नहीं देख लेता उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आंखों से देखने के बाद वो उस चीज़ को नकारता भी नहीं है। मर्सिलस कहता है कि उसने जो मुर्गा होता है उसकी कुकड़ू कू की आवाज़ सुनी है, जो कि हर इवल पावर को दूर करने में सहायक है। इसका मतलब ये है कि जो मर्सिलस है वो एक तरीके से कह रहा है कि उसने एक मतलब मुर्गे की बांग सुनी है, जो ये बताता है कि कोई भी इवल चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर सकती, ना ही कोई विच किसी भी तरीके का चार्म कर सकती। मतलब वो एक तरीके से कह रहा है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा अगर ये गोस्ट दिख रहा है। लेकिन जो होरेशियो था उसने ब्लाइंड होके इस चीज़ को फॉलो नहीं करा। हालांकि वो भूतों पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन भूत को देखने के बाद उसने उसको नकारा भी नहीं, उसने रैशनल तरीके से बिहेवियर करा और गोस्ट जो संदेश देना चाह रहा था उसको उसने एक्सेप्ट करा। अब हम देखेंगे एक्ट 1 सीन 2। तो अब नाइट के सीन में तो रात थी, गोश्त दिखाता, अब सुबह हो गई थी। अब सुबह इस सीन में क्या होता है कि जो होरेशियो और गार्ड्समैन होते हैं उन्होंने तो गोश्त देख लिया होता है, और जो राज दरबार में जो किंग क्लोडियस होता है वो एक स्पीच देता है जिसमें वो कहता है कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है और वो जर्ट्रूड से शादी कर लेता है, जो कि उसके ब्रदर की विडो है और प्रिंस हैमलेट की माँ है। क्लोडियस कहता है मुझे अपने भाई की मृत्यु पर शोक है, लेकिन डेनमार्क की भलाई के लिए, क्योंकि डेनमार्क हैमलेट की मृत्यु पर बहुत ही ज़्यादा दुखी है,
तो ताकि हमारा जो डेनमार्क है ये दुख से निकले, इसकी वजह से मैंने शादी करी है ताकि कुछ खुशियाँ आए। वो कहता है कि जो 14 ब्रास है, नॉर्वेजियन का जो यंग किंग है, प्रिंस है, उसका संदेश मेरे पास आया था। वो कह रहा है कि जो किंग हैमलेट ने हमारा जो जगह ली हुई है वो हमको सरेंडर कर दो वापस, जो लैंड हमसे उन्होंने युद्ध में लिए थे वो वापस कर दो। तो तो जो ये क्लोडियस है वो कहता है कि मैंने अपने जो हैं, उसने किसी दो इंसान को जिनका नाम था कॉर्नीलियस एंड वोल्टिमंट, इनको इसने मैसेंजर के तौर पर भेजा है। किंग ऑफ नॉर्वे जो कि 14 ब्रास का एल्डरली अंकल है, उनके पास भेजा है। अब वहाँ पर जो लॉर्ड चैम्बरलेन है जिसका नाम था पोलोनियस, उसका बेटे का नाम था लेटर्स, वो कहता है कि अब मुझे फ्रांस दोबारा जाना है। मैं यहाँ पर सिर्फ क्लोडियस का जो है वो जो भी उसका गद्दी पे राज सिंहासन होना था वो देखने के लिए, कोरोनेशन देखने के लिए आया था। वो कहता मुझे दोबारा फ्रांस जाना है तो मुझे आज्ञा दो। और जो क्लोडियस होता है, पोलोनियस होता है, उसको आज्ञा दे देते हैं जाने के लिए। अब जो क्लोडियस होता है वो प्रिंस हैमलेट की तरफ मुड़ता है और उसको कहता है कि अभी भी उदासी के बादल तुम्हारे ऊपर दिखने लग रहे हैं। तुमने अभी तक वो जो ब्लैक कपड़े किसी के मरने के बाद पहनते वो पहने हुए हैं। तो जो प्रिंस हैमलेट होता है वो कहता है कि मुझे अपने पिता की मृत्यु का बहुत शौक है और ये काले कपड़े तो सिर्फ एक, जैसे मिरर में हमारी शक्ल दिखती है ऐसे ही मैं मेरे अंदर दुख है अपने पिता की मृत्यु का, उसका सिर्फ एक उदाहरण पेश हो रहा है इससे। तो जो किंग क्लोडियस है वो कहता है कि सभी के पिता मरते हैं और सभी को अपने पिता की मृत्यु पे दुख भी होता है, लेकिन लंबे समय के लिए दुख मनाना ये तो एक अच्छी बात नहीं है, अनमैनली है और इनएप्रोप्रिएट है। क्लोडियस हैमलेट से अर्ज करता है कि वो अपने कपड़ों को भी चेंज करे और वो उसको ऐसे कहता है कि वो उसे अपना पिता ही माने और इससे वो ये संकेत करना चाहता है कि राज गद्दी में अभी क्लोडियस है और उसके बाद उसका नंबर आएगा। तो जो क्लोडियस था वो हैमलेट को कहता है कि जिस स्कूल में तुम विटनबर्ग में पढ़ रहे थे, अब मैं नहीं चाहता तुम वहाँ पर पढ़ो, अपने जिस स्कूल में तुम अपने पिता की मृत्यु से पहले पढ़ रहे थे, मैं नहीं चाहता अब तुम वहाँ पर पढ़ो। क्योंकि तुम्हारी जो माँ जर्ट्रूड है वो कह रही है कि मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ, उसको अपने पास ही रखना चाहती हूँ। तो हैमलेट जो है मान भी जाता है। क्लोडियस जो है वो कहता है कि जो हैमलेट है उसको यहीं पे रहकर फेस्टिविटीज़ में इंजॉय करना चाहिए, जिसको एक जो कस्टम है द किंग राउज उसमें पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। और फिर वो जर्ट्रूड को अपने साथ उस कोर्ट से बाहर ले जाता है। अब जो हैमलेट है वो खुद से ही कहता है कि काश वो मर सकता, जैसे पानी इवापोरेट होता है, काश कुछ ऐसा हो जाता कि वो भी यहाँ से इवापोरेट हो जाता या सीज टू एग्जिट या फिर कहीं पर भी मतलब चला जाता। वो विश करता है कि काश भगवान ने सुसाइड करने को एक सिन ना बनाया होता, यानी उसको पता है कि अगर हम सिन करते तो भगवान हमसे नाराज़ होते हैं। तो वो कहता है कि मैं सुसाइड ही कर लेता अगर ये सिन नहीं होता तो। और वो विलाप करता है इस बात पे कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसकी माँ ने इतनी जल्दबाजी में उसके अंकल से शादी कर ली। और वो इस बात पर लेमेंट करता है और इस चीज़ को लेकर बार बार कर्स करता है कि पहले वो सोचता है कि उसके माता पिता कितने खुश रहते थे साथ में, और अभी तक उसके पिता की मृत्यु को 2 मंथ भी नहीं हुए थे और उसकी माँ ने उसके अंकल से शादी कर ली थी जो कि फार इन्फीरियर है। जब हैमलेट ये बातें अपने आप से कह ही रहा था, इतने में वहाँ पर होरेशियो उसका दोस्त जो उसके साथ स्कूल में पढ़ता था, स्कॉलर था, वो आ जाता है और उसके साथ साथ वॉचमैन जिसका नाम मर्सिलस था वो और ऑफिसर बर्नाडो वहाँ आ जाते हैं। तो होरेशियो का जो हैमलेट होरेशियो का क्लोज दोस्त तो था ही, तो उससे हैमलेट होरेशियो से कहता है कि तुम विटनबर्ग में घूमने की बजाय अब यहाँ कैसे आ गए हो डेनमार्क ट्रैवल करने। तो होरेशियो कहता है कि मैं किंग हैमलेट के फ्यूनरल पे आया हूँ। तो जो हैमलेट होता है वो रूखेपन के साथ कहता है तुम मेरे पिता के फ्यूनरल पर नहीं, मेरी माँ की शादी पर आए हो। होरेशियो कहता है कि एक चीज़ के लिए आए थे, साथ में दूसरी भी हो गई है, तो इसमें क्या किया जा सकता है। तो वो हैमलेट को कहता है कि हमने तुम्हारे पिता के गोस्ट को देखा है।
तो तुम्हें भी उसको देखना चाहिए। तो हैमलेट तैयार हो जाता है कि वो उनको ज्वाइन करेगा उस प्रेत को देखने के लिए। अब इसका एनालिसिस देखते हैं। तो फर्स्ट सीन तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा घोस्टली एटमॉस्फेयर था, डार्क था। और फिर हमने जो नेक्स्ट मॉर्निंग वाला सीन देखा उसमें थोड़ा जोवियल नेचर था कोर्ट में। तो जो एरिया था कैसल के बाहर वो मर्की था, ड्रेड था और एनग्जाइटी भरा था। और कैसल कैसल जो महल था उसके अंदर का ओरा कैसा था, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था। उस खतरनाक ओरे को ख़त्म करने के लिए एक अलग एटमॉस्फेयर बना रखा था। क्लोडियस एक कोशिश करता है एक बैलेंस बनाने की, जो राजा की मृत्यु हो गई उसमें और जो उसने नई शादी करी है उसमें। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी जो सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा था कोर्ट के अंदर, वो एक सुपरफिशियल टाइप का ही लग रहा था सबको। मतलब एक देखने की बात है कि किसी के भाई की मृत्यु हो गई और उस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए वो अपने भाई की वाइफ से शादी कर लेता, वो भी इतनी जल्दी। जो क्लोडियस की स्पीच है वो फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड्स हैं, मतलब उसके वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उसके अलग अलग मतलब निकलते हैं, उसके आइडियाज़ और फ्रेजेस के अलग अलग मतलब निकलते हैं। तो जो इसके वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, हैमलेट अवर लेट ब्रदर्स डेथ। तो इसमें तो सिंपल सी वो बता रहा है कि उसका जो भाई है हैमलेट, उसकी मृत्यु हो गई है। द मेमोरी बी ग्रीन, तो ग्रीन है उसको हम एसोसिएट करते हैं वाइब्रेंट, ग्रोइंग और फुल ऑफ लाइफ के साथ। बट फॉर अ मेमोरी ऑफ डेथ, तो यहाँ पर जो ग्रीन है वर्ड वो अनयूजुअल है यूज़ करना, क्योंकि मेमोरी जो होती है वो अभी भी फ्रेश है, पेनफुल है, विविड है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को भूल गए हैं। और यहाँ पर पैराडॉक्स क्या है, वो जो हैमलेट का भाई है वो बात कर रहा है डेथ और डीके के बारे में, जो कि उसके ब्रदर की डेथ है। साथ में ग्रीन वर्ड का भी यूज़ कर रहा है, जो कि लाइफ और रिन्यूअल के बारे में बताता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कहता है इवन दो माई ब्रदर इज़ डेड द मेमोरी ऑफ इट इज़ स्टिल एज फ्रेश एज ग्रीन, यानी हालांकि मेरे ब्रदर की मृत्यु हो गई है लेकिन जो मेमोरी है अभी भी वो फ्रेश है और ग्रीन है, यानी उसको कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है। यानी कि जो कभी रिश्ते में बहन होती थी अब वो मेरी वाइफ, मतलब जो पहले उसकी सिस्टर एंड लो थी वो अब उसकी वाइफ बन चुकी है। वो कोशिश कर रहा है एक बैलेंस इमोशन शो करने की। वो एक कोशिश करता है कि फ्यूनरल में हैप्पीनेस क्रिएट करने की, जो कि इनएप्रोप्रिएट है। तो जो डर्ज होता है वो एक मोurnful सॉन्ग होता है, फ्यूनरल पर गाया जाता है। और मैरिज एक सेलिब्रेशन यूनियन होता है। तो यहाँ पैराडॉक्स ये है कि एक तो फ्यूनरल चलने लग रहा है, साथ के साथ मैरिज भी होने लग रही है। सैडनेस भी है और वेडिंग के लिए मोर्निंग भी मतलब वेडिंग के टाइम मोर्निंग भी और सैडनेस। तो किंग हैमलेट के मरने के बाद तो यही मतलब साफ साफ दिख रहा था कि जो उसका बेटा है वो राजा बनेगा, लेकिन उसकी जगह क्लोडियस बन गया। जो प्रिंस हैमलेट है वो क्लोडियस की कोई राय नहीं चाहता। तो हमने क्या देखा इसमें कि एक तो घर के अंदर ही बिट्रेयल्स चलने लग रहे हैं और जो राजा हमला करने की कोशिश कर रहा है 14 ब्रास। तो यहाँ पर राजा की मृत्यु हो गई है, उसके भाई ने उसकी वाइफ से शादी कर ली है, गद्दी अपना ली है। इसकी जगह वो 14 ब्रास से लड़ने की तैयारी भी तो कर सकता था। इसमें हम पाएंगे कि जो प्रिंस हैमलेट है वो ही एक ट्रू रियल करेक्टर है, क्योंकि सब तो खुशी मना रहे हैं जो भी दरबार में हो रहा है कि यही करेक्टर है जो अपने पिता की मृत्यु को लेकर बहुत ज़्यादा तंग है। प्रिंस हैमलेट की माँ ने जो जल्दी में शादी करी, ये शो करता है वुमेनहुड की शैटर्ड, यानी वुमेनहुड का शैटर हो जाना, जिसकी वजह से उसने जो उसकी रोमांटिक रिलेशनशिप थी ऑर्फिलिया के साथ, तो उसमें भी उसको इंटरेस्ट नहीं रह गया था अपनी माँ को। तो ये जो मोस्ट फेमस लाइन है टू बी और नॉट टू बी, ये एक क्वेश्चन है। हमने इसमें प्रिंस हैमलेट को देखा कि वो कहता है कि मैं तो सुसाइड करना चाहता हूँ, पानी की तरह इवापोरेट हो जाना चाहता हूँ, एग्जिट करना चाहता हूँ यहाँ से। फिर वो कहता है कि अगर सुसाइड करना सिन ना होता तो मैं कर ही लेता। तो जैसे हम अगर खुद से क्वेश्चन करें कि क्या हम सुसाइड करें या नहीं करें, क्या ये काम करें या नहीं करें, तो ये उसी टर्म में एक क्वेश्चन है कि टू बी और नॉट टू बी। अब हम देखेंगे एक्ट 1 सीन 3